पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? काका फूल तोड़ रहे हैं। देखो, बोर्ड पर क्या लिखा है? फूल तोड़ना मना है। क्षमा करना माली काका। बच्चों, आपने देखा कि माली ने अपनी बात बोलकर कही। बच्चों ने उनकी बात सुनकर समझी और बोर्ड पर लिखी बात को पढ़कर समझा। सुनकर, बोलकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। संकेतों से भी हम अपनी बात कहते हैं। पशु पक्षी भी अपनी बोली बोलते हैं। ये सब भी भाषा के ही रूप हैं, परंतु व्याकरण में हम इन्हें शामिल नहीं करते। अतः हम कह सकते हैं, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसलिए मुंह से बोलकर ध्वनि संकेतों के माध्यम से जब विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे भाषा कहा जाता है। मगर मुंह से उत्पन्न सभी ध्वनियां भी भाषा नहीं हैं। भाषा कहलाने के लिए इन ध्वनियों का वर्ण, शब्द और वाक्य की व्यवस्था में बंधा होना जरूरी है। ध्वनियां तो पशु पक्षी भी निकालते हैं, किंतु वे इसलिए भाषा नहीं कहलाती हैं। अतः वास्तव में भाषा है भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त ध्वनियों की व्यवस्था ही भाषा है। भाषा के रूप। ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का सांकेतिक रूप क्योंकि व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है, अतः भाषा के दो ही रूप माने जाते हैं। मौखिक भाषा। जतिन, तुम कहाँ जा रहे हो? पल्लवी, मैं बाजार से मिठाई लेने जा रहा हूँ। जतिन और पल्लवी ने बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बात समझी। इस प्रकार बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर बोली गई बात को समझना ही मौखिक भाषा है। यही भाषा का सबसे पुराना और मूल रूप है। लिखित भाषा। पापा, किसकी चिट्ठी आई है? तुम्हारे नाना जी की चिट्ठी है। अगले सप्ताह वे आ रहे हैं। करण के पापा ने चिट्ठी में लिखी बात को पढ़कर समझा। भाषा के लिखित रूप में वर्ण के रूप में कुछ ध्वनि चिन्हों, उनसे बने शब्दों और शब्दों से बने वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं। भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भारतीय भाषाएं स्वीकार की गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं: असमिया, बंगला, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। बोली में 10-15 किलोमीटर की दूरी में ही थोड़ा सा अंतर आ जाता है, किंतु उसका सामान्य रूप नहीं बदलता। इसीलिए कहा गया है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। सामान्यतः बोली में साहित्य रचना नहीं होती और ना ही सरकारी कामकाज उसमें किया जाता है। हिंदी भाषा अनेक बोलियों से विकसित हुई है। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, हाड़होती, मेवाड़ी। मागधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी, मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। भाषा और बोली का अंतर। भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है।
उसका अपना व्याकरण और साहित्य होता है, जबकि बोली का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। बोली में साहित्य की रचना न के बराबर होती है। लिपि। बच्चों, इस नोट को ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें कितनी भाषाओं में एक ही बात लिखी है। इस पर तो अनेक भाषाओं में लिखा है, पर हम उन्हें समझ नहीं पाते। हाँ रोहन, तुमने सही कहा, क्योंकि हर भाषा अलग प्रकार से लिखी जाती है। लिखित भाषा में ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को लिखने की विशेष विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। संसार की सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियां हैं। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है जिससे बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। विश्व की कुछ भाषाएं और लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा, लिपि। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अरबी, फारसी, फ्रेंच, रोमन, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी, रूसी रूसी, जर्मन रोमन, उर्दू फारसी, नेपाली देवनागरी, स्पेनिश रोमन। वैसे तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है, किंतु कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। हिंदी को रोमन में लिखा जा सकता है तो अंग्रेजी को देवनागरी में। जैसे मेरा नाम संगीता है, मेरा नाम संगीता है। जेम्स इज प्लेइंग क्रिकेट, जेम्स इज प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान दीजिए, देवनागरी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी बाईं से दाईं ओर को लिखी जाती है। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां बाईं से दाईं ओर को ही लिखी जाती हैं। उर्दू भाषा की फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर को ही लिखी जाती है। व्याकरण। भाषा के कुछ नियम होते हैं जो उसे सुरक्षित रखते हैं। भाषा के ये नियम ध्वनि, वर्ण, शब्द, उपवाक्य, वाक्य आदि से संबंधित होते हैं और हमें बताते हैं कि किसी ध्वनि या शब्द का उच्चारण ठीक है या नहीं, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है आदि। अतः हम कह सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण का महत्व। भाषा में व्याकरण का निम्नलिखित महत्व है। व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है। व्याकरण भाषा के स्वरूप और स्वभाव का विश्लेषण करके उसके वास्तविक रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित और नियमित करता है। समय के साथ साथ भाषा में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं और व्याकरण उन्हीं के अनुसार नियमों में परिवर्तन करके भाषा को नया कलेवर देता है। व्याकरण के नियमों से भाषा में मानकता आती है, जिससे भाषा शुद्ध और परिमार्जित होती है। व्याकरण के ज्ञान से व्यक्ति भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीख जाता है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। व्याकरण के अंग और भाषा की इकाई। व्याकरण हमें जिस भाषिक व्यवस्था का ज्ञान कराता है उसके 3 अंग हैं। वर्ण विचार। व्याकरण के इस विभाग में वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके संयोग और संधि का अध्ययन किया जाता है। इसी विभाग की एक और इकाई है जिसका भाषा विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, वह इकाई है ध्वनि। भाषा की ध्वनि इकाई में ही वर्णों के उच्चारण, उनके उच्चारण स्थान, उनमें परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, रचना, उच्चारण, वर्गीकरण, वर्तनी और प्रयोग का अध्ययन लिया जाता है। शब्द विचार की एक और महत्वपूर्ण इकाई है पद विचार। पद विचार में शब्दों के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्यों की रचना, उनके भेद, उपभेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है।
प्रयोग या बोलने के आधार पर भाषा के रूप। मातृभाषा, घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। इसीलिए पंजाबी परिवार के बच्चों की मातृभाषा पंजाबी, गुजरातियों की गुजराती, केरल के लोगों की मलयालम, असमियों की असमी होती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा, किसी राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। हम हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, किंतु संवैधानिक रूप से भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राजभाषा, किसी भी देश अथवा राज्य के राजकाज यानी शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा होती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संपर्क भाषा, अनेक भाषाएं बोलने वालों के बीच में विचारों के आदान प्रदान के लिए जो भाषा एक पुल का काम करती है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। सारे संसार में अंग्रेजी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है, जबकि अपने देश भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। मानक भाषा वर्तनी, पढ़े लिखे समाज द्वारा व्याकरण के अनुसार अपनाया जाने वाला भाषा का शुद्ध रूप ही मानक भाषा कहलाता है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में अनेक प्रकार के अंतर आने लगते हैं। इन्हीं अंतरों को दूर करने के लिए लिपि और वर्तनी के अनेक रूपों के स्थान पर किसी एक रूप का निर्धारण कर देना ही वर्तनी का मानकीकरण कहलाता है। इसी निर्धारित वर्तनी को मानक वर्तनी कहते हैं। हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है। यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। भारत के 29 राज्यों में से 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान हिंदी भाषी राज्य हैं। इन राज्यों के अधिकांश लोगों की मातृभाषा भी हिंदी है, जिस पर वहां की क्षेत्रीयता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 76.86% लोग हिंदी बोलते हैं। विश्व स्तर पर फिजी, मॉरिशस, गयाना, त्रिनिडाद, टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, नेपाल आदि देशों में बहुतायत से हिंदी भाषा बोली जाती है। फिजी की राजभाषा हिंदी है। एक अध्ययन के अनुसार हिंदी विश्व की दूसरी बड़ी भाषा है और चीनी भाषा का स्थान इसके बाद आता है। विश्व में सर्वाधिक फिल्में हिंदी भाषा में बनती हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदी पत्र पत्रिकाएं पढ़ी जाती हैं। हिंदी के शब्द भंडार में 1 करोड़ से भी अधिक शब्द हैं। आज हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। साहित्य, किसी भाषा में संचित उपयोगी ज्ञान को साहित्य कहते हैं। यह साहित्य प्रायः शुद्ध, परिनिष्ठित और व्याकरण सम्मत भाषा में लिखा होता है। साहित्य के निम्नलिखित 2 मुख्य रूप होते हैं: गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य साधारण भाषा और सरल वाक्यों में लिखित साहित्य गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें लय, तुक, छंद आदि का कोई स्थान नहीं है। गद्य साहित्य में व्यक्त विचारों एवं भावों को सरलता से समझा जा सकता है। गद्य साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं, जिनमें प्रमुख है निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, आत्मकथा, जीवनी आदि। पद्य साहित्य लय, तुक, छंद और अलंकार आदि से युक्त साहित्य को पद्य साहित्य कहते हैं। पद्य का सीधा सरल अर्थ है कविता। इस प्रकार
कविता में जो साहित्य लिखा जाता है उसे पद्य साहित्य कहा जाता है। इसे ही काव्य साहित्य कहा जाता है। याद रखें, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। संवैधानिक रूप से भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की सरकारी कामकाज की भाषा यानी राजभाषा है। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में तेजी से विकसित हो रही है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा का परिनिष्ठित मानक रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा की एक रूपता के लिए निर्धारित किया गया वर्णों एवं शब्दों का मानक रूप मानक वर्तनी कहलाता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं।